देखिए, आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित आईपीसी नाम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 12 में आईपीसी नामकरण पद्धति की। तो देखिए, क्लास 12 में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आईपीसी नाम से, जिसमें से 5 जो क्वेश्चन होते हैं वह सूत्र लिखने के लिए दिए जाते हैं, जबकि 5 जो होते हैं वह उनके नाम लिखने के लिए दिए जाता है। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि क्लास 12 में 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम पढ़ते हैं कि उनकी बेसिक जो आईपीसी नाम के बेसिक जो नियम होते हैं वो या रूल होते हैं वह कैसे होते हैं। इसके पहले आप क्लास 10th वाले वीडियो में पढ़ चुके होंगे कि आईपीसी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज कब की गई थी, तब किसने की। अब बात करते हैं हम उसके आगे आईपीसी नेम की नामकरण पद्धति। तो देखिए, इसका बेसिक जो था वह मैथ एथ इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे दिया, जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम क्लास 12th के लिए। तो देखिए, क्लास 12th में 2 कार्बन के अणुओं को हम डाई कहेंगे, कार्बन के 3 अणुओं को ट्राई तथा 4 को टेट्रा, और बाकी बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे कि क्लास 10th के लिए था। तो बात करते हैं हम कार्बन 5 की तो सम पेंटा, कार्बन 6 की तो हेक्सा, कार्बन 7 की तो हेप्टा, कार्बन 8 की तो ऑक्टा। देखिए, क्लास 12th आईपीसी नामकरण पद्धति में केवल कार्बन के अधिकतम अणुओं की संख्या 6 तक ही पूछी गई है, लेकिन फिर भी हमने आपको यहाँ पे कार्बन के 8 अणुओं तक के आईपीसी नाम दे दिए हैं। इसके आगे बात करते हैं हम अगले नियम की। तो देखिए, क्लास 12th में जब हम उपसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नाम बनाते हैं, तो उसमें हम Cl को अर्थात क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, एमीन को अर्थात अमोनिया को हम एमिनो कहेंगे, Cn को साइनो, कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, H2 अर्थात जल के अणु को हम एक्वा कहेंगे, जो हम इसके पहले फेरस कह रहे थे Fe को उसे हम फेरेट कहेंगे, जिंक को जिंकेट कहेंगे, C2H5 ऑक्सीलेटो कहलाएगा, NO2 अर्थात नाइट्रो कहलाएगा, एल्युमिनियम को हम एल्यूमिनेट कहेंगे, क्रोमियम को हम क्रोमेट कहेंगे, कॉपर का नेम सेम रहेगा, जबकि निकल को हम निकलेट कहेंगे तथा एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट कहेंगे, और एथेन का आप देख ही रहे हैं कि ईएन से इसे प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पे, तो उसे हम एथेन कहेंगे। यह तो हो गया कि क्लास 12 में आईपीसी नाम बनाने से पहले बेसिक नियम हमें जानना चाहिए कि किस अणु को हम क्या कहेंगे, अर्थात किस तत्व का नाम क्या रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए, यह तो हो गया कि आईपीसी नामकरण पद्धति से पहले अर्थात क्लास 12 में आईपीसी नाम बनाने से पहले हम किस तत्व को क्या कहेंगे यह, तथा इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होगी तो उसे क्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आईपीसी उपसंयोजक यौगिकों का हम आईपीसी नाम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, उपसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नाम बनाते समय सबसे पहले हम यह ध्यान रखते हैं कि किस तत्व के अणु सबसे अधिक है। सबसे पहले उसी अणु का हम नाम बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं PtCl4। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन के अणुओं की संख्या 4 है, अर्थात आईपीसी नाम इनका बनाते समय सबसे पहले हम क्लोरीन के 4 अणुओं का आईपीसी नाम बनाएंगे। अर्थात यहाँ पे क्लोरीन के 4 अणु हैं, तो 4 अणुओं को हम टेट्रा कहते हैं और क्लोरीन को हम यहाँ पे क्लोरो कहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्लेटिनम है। देखिए, यहाँ पे Cl4 है, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम के पास एक भी अणु नहीं है, लेकिन जब हमने उसका आईपीसी नाम बनाया है तो यहाँ पे हमने रोमन में 4 लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है तो धनायन तथा ऋणायन दोनों तत्वों से मिलकर उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पे क्लोरीन जो है ऋणायन प्रदर्शित कर रहा है, जबकि प्लेटिनम है वो धनायन है। अर्थात यदि क्लोरीन के पास 4 अणु उपस्थित हैं तो प्लेटिनम 4 अणुओं को दिया होगा, तभी तो क्लोरीन के पास 4 अणु उपस्थित हैं। अर्थात यहाँ पे प्लेटिनम के पास, इसलिए हमने यहाँ पे रोमन में 4 लिखा है। फिर बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की, K3FeCN5। देखिए, उपसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नाम बनाने का सबसे बेसिक रूल यह होता है कि जो भी बड़े या छोटे कोष्ठक के बाहर उपस्थित होता तत्व, या तो उसके पहले या उसके अंत में, तो उनका आईपीसी नाम बनाते समय उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि उपसंयोजक यौगिकों के तत्वों में उन तत्वों का नाम बदला जाता है जो छोटे या बड़े कोष्ठक के अंदर हो। उसके अलावा उसमें देखा जाता है कि सबसे अधिक किस अणु की संख्या है उसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम वाले को, और उसके बाद उससे कम वाले को।
एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम यहाँ पे K3FeCN5। देखिए K3 अर्थात पोटेशियम जो है बड़े कोष्टक से बाहर है, अर्थात उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम FeCN5। तो देखिए यहाँ पे फेरस तथा साइनाइड में साइनाइड के अणुओं की संख्या 5 है, अर्थात 5 अणुओं को हम पेंटा कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि उपसंयोजक यौगिकों में तत्वों के नाम में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात यहाँ पे साइनाइड को हम साइनो कहेंगे और Fe फेरस को फेरेट कहेंगे। और यहाँ पे थर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए CN5 अर्थात यह ऋणायन है, CN पे माइनस चार्ज है, जबकि K3 पोटेशियम के पास कितने अणु हैं? 3। इसी कारण से हमने यहाँ पे थर्ड लिखा है। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। CuNH3 6Cl2। देखिए जैसा कि हमने कहा कि उपसंयोजक यौगिकों का आईपीएसी नाम बनाते समय बड़े कोष्टक या छोटे कोष्टक से जो तो बाहर होता है उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे CO कोबाल्ट कोष्ठ से बाहर है तो उसके नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके अलावा NH3 6 अर्थात यहाँ पे अमोनिया के 6 अणु उपस्थित है, अर्थात 6 को हम हेक्सा कहेंगे और अमोनिया को हम एमीन कहेंगे। और चूंकि हमने कहा कि क्लोरीन अर्थात यह बड़े कोष्टक तथा छोटे कोष्टक दोनों से बाहर है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात क्लोरीन को हम क्लोराइड ही रहने देंगे। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल K4FeCl6NH3। अर्थात यहाँ पे पोटेशियम बड़े कोष्टक से बाहर है, अर्थात उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन के अणुओं की संख्या 6 है, अर्थात उसे हेक्सा क्लोरो कर देंगे। फिर अमोनिया है अर्थात एमीन और फिर फेरेट। और सेकेंड इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वह ऋणायन प्रदर्शित करता है, अर्थात इस पर माइनस चार्ज होता है 6 और यहाँ पे पोटेशियम प्लस चार्ज होता है। तो देखिए 6 - 4 = 2, अर्थात यहाँ पे उपसंयोजक यौगिकों को अधिक से अधिक 2 अणुओं की आवश्यकता है, अर्थात यहाँ पे हमने सेकेंड लिखा है। फिर बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की CuNH3 5ClNO3। अर्थात देखिए यहाँ पे कोष्टक में एमीन के सबसे अधिक अणु हैं, अर्थात जब आईपीएसी नाम हम बनाएंगे तो इसमें जिस अणु की संख्या सबसे अधिक होगी उसे सबसे पहले लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे 5 एमीन के अणु है, अर्थात पेंटा एमीन हो जाएगा। फिर क्लोरो लिखेंगे और तब कोबाल्ट। और उसके बाद से यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे देखिए NO3 बाहर है, अर्थात नाइट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट के अणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की K3CuC2O4 3। तो जैसा कि हमने कहा कि उपसंयोजक यौगिकों में जो बड़े कोष्टक या छोटे कोष्टक के बाहर होते हैं, अर्थात यहाँ पे पहले जो होंगे उनका नाम हम आईपीएसी नाम बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे, अर्थात पोटेशियम। उसके बाद से यहाँ पे ऑक्सीलेट के अणुओं की संख्या 3 है तो उसे हम ट्राई ऑक्सीलेटो कहेंगे और कोबाल्ट और यहाँ पे थर्ड। अर्थात इन यौगिकों में उपसंयोजक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 3, अर्थात 3 अणुओं की यहाँ पे आवश्यकता है, या फिर कह सकते हैं 3 अणु ही यह आपस में लेन देन कर सकता है, त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट हमने थर्ड लिखा है। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर आईपीएससी नाम क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको इनके सूत्र लिखने होंगे। आपको हिंदी में दे दिया गया जैसे यहाँ पे टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम फोर्थ लिखा है तो इसका आपको सूत्र लिखना होगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें आपको सूत्र तो लिखे रहेंगे लेकिन उनका नाम आपको उनका आईपीएससी नाम हिंदी में लिखना होगा, जैसा कि आपने देखा।